नमस्कार, मैं सुनीता प्रवक्ता भूगोल विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आप सभी का एजुसेट प्रसारण सेवा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक। दूसरा टॉपिक है विकेंद्रीकरण के माप भाग 2, क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, जिसमें से हमने पहले लेक्चर में किया था बच्चों कि विकेंद्रीकरण के माप भाग 1। आज उसी का सेकंड पार्ट है। हमने देखा था कि इसकी क्यों आवश्यकता है, क्योंकि अपकिरण के माप, विकेंद्रीकरण के माप श्रेणी के फैलाव के बारे में बताते हैं। तो श्रेणी का फैलाव कितना है, कहाँ पर है, किस प्रकार से वो हमें प्रभावित करता है, वो हमने पिछले में भी जाना था। और कुछ माप का हमने पीछे डिस्कशन किया था, जिसमें से रेंज याद होगा आपको। एक बार रिकैप करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जिसमें हमने किया था रेंज यानी विस्तार का, दूसरा हमने किया था क्वार्टाइल डेविएशन का, चतुर्थांक विचलन मतलब फर्स्ट और लास्ट में कितना विचलन है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्य मूल्यों के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमने किया मीन डेविएशन, जिसमें हमने किसका प्रयोग, ये थे ना चिन्ह उसमें ये दिए हुए थे, ये क्या थे, मॉडुलस यानी प्लस माइनस बीजगणितीय चिन्हों की हमने उपेक्षा कर दी थी। और उसके बाद हमने, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल परिमाण ज्ञात करना, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया, परिमाप विचलन किया, जो हमें श्रेणी के फैलाव के बारे में पूरी तरह जानकारी देता है। अब आप सोच रहे होंगे जी अगले की क्या जरूरत है। आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नोट कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और दूसरा हम करेंगे लॉरेंज कर्व। दो पार्ट आज हम करेंगे, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और दूसरा लॉरेंज कर्व। अब हम देखते हैं कि हम ये क्यों करेंगे, इसका क्या पर्पस है करने का। तो प्यारे बच्चों, हमने जो पहले लेक्चर में किया था उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन तक किया, तो वो क्या था, पूरी श्रेणी के विचलन के बारे में बताता है, लेकिन उसका केवल आपेक्षिक माप है, मतलब केवल एक ही चीज का माप है और उससे कोई तुलनात्मक अध्ययन उसमें नहीं है। वो हमें ये तो बताता है कि श्रेणी में फैलाव है, कितना है, लेकिन कितने डिग्री है, कितने परसेंटेज है, किससे कितना डिफरेंस है, वो तुलनात्मक अध्ययन हमें नहीं बताता। क्योंकि कई बार हमें व्यावहारिक रूप में तुलनात्मक अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। तो जो ये हम करेंगे आज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमें तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व भी हमें, ये उसका बिंदु रेखीय माप है जो हमें पूरी तरह से संचयी बारंबारता के आधार पर कॉन्टिन्यूअस वितरण दिखाएगा कि समान वितरण से वास्तविक वितरण के बीच कितना डिफरेंस है और कैसे उसमें आंकड़ों में फैलाव है। क्लियर। तो ये हमारा इसको करने का पर्पस है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। विचरण गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक होता है जब दो या दो से अधिक सीरीज होती हैं तो उनका प्रतिशत विचरण की आंकड़ों में कितना विचरण है और कैसे वो एक दूसरे से भिन्न है, हम तुलना कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये श्रेणी का प्रतिशत माप है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, CV मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सिग्मा डी, आप बताएंगे किस चीज को डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। यस, वेरी गुड। x बार इंटू 100, ये आपको पता भी चल गया होगा, 100 है तो ये क्या है, प्रतिशत विचरण के बारे में हमें जानकारी देता है। तो अब क्लियर है कि हमने क्या निकालना है, एक तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और दूसरा हमने x बार निकालना है। क्लियर। तो मैंने समय को बचाने के लिए बच्चों यहाँ पे कुछ डाटाज लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। ये देखो, कोई सीरीज है जिसमें बीकानेर और जोधपुर दो शहरों के वार्षिक वर्षा के आंकड़े दिए हुए हैं इंचेस में, तो उनकी सहायता से हमें ये देखना है कि उन दोनों शहरों के आंकड़ों में प्रतिशत विचरण कितना है, उसका हमने
क्या निकालना है? विचरण गुणांक निकालना है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कि उनमें विचरण गुणांक कैसे निकलेगा और क्या है। राइट, तो हमने यहाँ दो शहर लिए हैं। एक साइड आप देख रहे हो ईयर है कि कितने साल तक का लिया है हमने, 1 2 3 4 यानी 10 का। तो n कितना हो गया हमारा? यस, वेरी गुड। n कितना हो गया? नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 10। उसके बाद दूसरा शहर है बीकानेर और फिर है हमारा जोधपुर। राइट, ये बीकानेर की वर्षा दी हुई है जिसको हमने x लिया है। क्लियर? अगला स्टेप जब हम निकालते हैं x बार तो क्या होता है? सिग्मा x माइनस एन, यही आता है ना हमारा, सिग्मा x माइनस एन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सिग्मा x। तो ये हमारा क्या है? सिग्मा x। अब मैंने इसको आपकी सुविधा के लिए और समय बचाने के लिए टोटल किया हुआ है, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ कैसे निकालना है। राइट, ये आपका सिग्मा x कितना आ गया? 130.0। कितना है? 130.2। और n कितना था हमारा? 10। तो हम इससे जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा कितना आ गया? 13.02। क्या आ गया? ये x बार। राइट, अब आगे हमने क्या करना है? d निकालना है और ये हमारा क्या है? d स्क्वायर यानी डेविएशन निकालना है। किससे? अंक गणितीय माध्य से। किसका? सीरीज का, x माइनस एक्स बार, जिसको हम db कह देते हैं। तो कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार अपने आप में ही क्लियर हो रहा है। x लिया हमने सीरीज, x बार कितना आया? 13.2। तो 6.4 माइनस 13.2, तो हमारा ये कितना आ गया निकल के? 6.62। और हाँ, आप देख भी रहे होंगे हमने इसमें सभी चिन्हों को भी लिया है माइनस प्लस की अगर कम में से घटाया गया है तो वो कितना आएगा? तो ये माइनस में है, ये ले लिया हमने। क्यों लिया है? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सभी बीजगणितीय चिन्हों को काउंट करते हैं परिशुद्धता के लिए, उसके विचरण का की जानकारी और उसका परिमाप दोनों ज्ञात करने के लिए। राइट, तो ये हमने निकाल लिया इससे। अब उसके बाद x माइनस एक्स बार अर्थात डी स्क्वेयर, जो ये वैल्यू हमारी आई है ये वाली, ठीक है, जो हमने x माइनस एक्स बार निकाला है, इस वैल्यू को अब हम डबल कर देते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी प्रैक्टिकल में सिंपल कैलकुलेटर ज्योग्राफी स्टूडेंट को अलाउड होता है, साइंटिफिक नहीं, सिंपल। तो उससे आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं, ताकि समय भी कम लगे और काम भी आसानी से हो जाए। आपको प्रोसेस आनी चाहिए। राइट, तो जब हम इसको डबल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। अब आपको मालूम है कि हमें डी कैसे निकालना है? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n और इसका अंडर रूट। ये हमें d यानी एस डी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है? 467.22 और n आपको मालूम है कितने ईयर लिए थे हमने? 10। तो अब इसके बाद ये हमारा कितना आ गया? इसको आप देखिएगा, एक बार नोट करिएगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 46.722 आ जाता है। हम इसका होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ गया? 6.83 इंचेस। क्लियर? ये इसका पार्ट आ गया। अब हम इसी के साथ बेटा दूसरे का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने तुलना करनी है। ये दूसरा सिटी कौन सा है? जोधपुर। राइट, ये वर्षा दी हुई है जिसको हमने y मान लिया है। क्यों? क्योंकि एक को x मान लिया, दूसरे को y। हम इसको x2 भी ले सकते थे, पर यहाँ स्क्वायर आता तो फिर प्रॉब्लम आ जाती। तो कोई भी मान आप ले सकते हो, x, y, z, एज यू वांट टू टेक, यू कैन टेक। राइट, तो यहाँ हमने y मान लिया है। ये y किसकी? जोधपुर सिटी की वर्षा है, जो टोटल कितनी आई? 161। तो अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस वही हमने अप्लाई करनी है। हम इसको यहां करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? y बार। तो कैसे निकलेगा? सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y कितना आ गया? 160
1.70 और n कितना है 10, तो कितना आ गया 16.17 इंचेस। क्लियर। अगला स्टेप, अगला हमने क्या निकालना है बच्चों, अगला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है y माइनस वाई बार अपॉन n का होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। क्लियर। तो अगला स्टेप हमें क्या लेना है y माइनस वाई बार, तो y ये हमारे पास दिया हुआ है, y x हमने निकाल लिया है, अर्थमेटिक मीन y सीरीज का। तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल 8 पॉइंट, चलो मैं आपको दूसरे से लिखती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए x कितना है 8.7 माइनस y बार अर्थमेटिक मीन कितना है 16.17। अब इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -7.47। सेम वैसे ही x माइनस एक्स बार y बार में से हम ये घटा देंगे y माइनस वाई बार, तो प्लस माइनस में जो भी आएगा वो हम लिख लेते हैं। क्लियर। फिर हमने इसको आगे क्या लेना है y स्क्वायर चाहिए हमें, तो इससे तो हमारा काम चलता नहीं, तो हम आगे क्या करें y को स्क्वायर कर देंगे, जो ये वैल्यूज आई हैं इनको हम स्क्वायर कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ही हमारे जो बीजगणितीय चिन्ह है प्लस माइनस के साइन है वो इग्नोर हो जाते हैं। व्हेन वी कैलकुलेट द थिंग्स द सिंबल ऑफ बीजगणितीय चिन्ह वो हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे ये चेंज हो गया तो ये सीधा हमारा ये आया, ये आ गया, तो ये हमारे वाई स्क्वायर आ गए। अब वाई स्क्वायर को हमने टोटल करना है, तो ये हमारा क्या आ गया वाई माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया 511.7 और n कितना है 10। तो अब हम इसको आगे करते हैं, 50 कितना आ गया 10 से करेंगे तो 51.97 और इसका हमने अंडर रूट निकालना है, तो ये हमारा क्या आ गया y का स्टैंडर्ड डेविएशन, सीरीज y का स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो हमारा कितना आ गया 44.28। कितना आ गया 44.28। लाइट की कुछ दिक्कत आ गई है, चलो हम इसको दूर करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल एरर्स आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया है, तो आगे हम क्या करेंगे, अभी आगे जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इज इट क्लियर। ओके, अब ये देखिए एक सीरीज का फर्स्ट का हमारा डी कितना आ गया CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 6.83, अर्थमेटिक मीन कितना है 13.02 इंटू 100। वैसे ही y सीरीज का है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए करेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 52.46 इंचेस। और y में कितना आ गया CV, ये हमारा कितना है 44.28, y बार कितना है 16.17 इंटू 100, और ये हमारा आ गया कितना 44.28। तो अब ये जो कैलकुलेशन हो गई, इससे हमें क्या पता चला कि उसका प्रतिशत विचरण कितना है। अब ये देखिएगा, ये x सीरीज का प्रतिशत विचरण है 52.4 और ये y का है 44.28। यानी इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या समझ पाए कि x सीरीज यानी बीकानेर की वर्षा में जोधपुर की वर्षा की तुलना में प्रतिशत विचरण ज्यादा है, और वो कितना है, बीकानेर में 52.46 इंचेस का वेरिएशन रहा पूरे 10 सालों में, जबकि जोधपुर में 44.42 वेरिएशंस रहा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब आपने अपनी बुक से दूसरा क्वेश्चन लेना है, और या आप हाइपोथेटिकल डेटा ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ही आप 10 इयर्स ले लें और 2 सिटी ले लें, न्यू दिल्ली ले लें और बॉम्बे ले लें, राइट। उनके हाइपोथेटिकल डेटा मैंने आपको बताए थे क्या होता है कि उनको हम अपनी मर्जी से सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बना सकते हैं। कई बार वो हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट जरूर करते हैं,
लेकिन हमें प्रोसेस पता चल जाती है कि वो क्या होते हैं। क्लियर? तो आप दिल्ली और मुंबई 2 शहर ले लो, एक को एक्स नाम दो, दूसरे को वाई, और उनके 10 सालों की वर्षा के मान ले सकते हो, 10, 20 इस टाइप से करके, और फिर आप उसकी सहायता से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिएगा। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल पे करना है। ये आपकी कंप्लीट शीट बनेगी। इस साइड जो रफ पेज है उस पे निकालना है और दूसरे पे आपने उसको डिस्कस करना है। क्लियर हो गया होगा? अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वो है बेटा हमारा लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व ये क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? जब हमने सब कुछ ही कर लिया, यस, उसमें हमने पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाले में प्रतिशत विचरण को देखा। ठीक है, अब इसमें हम क्यूमुलेटिव विचरण यानी जो एक्चुअल वितरण है उससे कितना भिन्न है, उस कंप्लीट परिमाप को, विचरण को, फैलाव को जानेंगे। क्लियर? और ये बिंदु रेखीय माप है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हमें आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। और हाँ, क्या आपको मालूम है ये पीछे वाला जो हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया, ये किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। इसलिए उसको कार्ल पियर्सन्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये वाइवा के क्वेश्चंस में आता है, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या है? तो उसके लिए सेम हमें कुछ डाटा, कुछ फिगर तो लेने ही पड़ेंगे। तो चलिए हम फिगर नोट डाउन करते हैं। ये आपकी बुक ही है, इसमें है निम्न तालिका में, नोट डाउन करें। निम्न तालिका में जोतों का बटन दिया गया है और जोतों के आकार बटन में असमानता दिखाने के लिए एक लॉरेंज कर्व बनाइए। ठीक है, तो इसमें जोतों का क्षेत्रफल हम इसमें यहां बनाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम हो जाएगा नहीं तो। जोतों का क्षेत्रफल, जोत क्या होती है? हमारे खेत का जो साइज है किसमें है? वो हेक्टेयर में। वो कितना है? लेस देन 1, 1 to 3। आप देखेंगे सीरीज भी क्यूमुलेटिव है, इसलिए हम डाटास भी इसमें क्यूमुलेटिव लेंगे। 5 to 10 एंड 10 to 20 एंड मोर देन 20, राइट? अब इसमें हम प्रतिशत विचरण ले रहे हैं। डाटा जो है वो प्रतिशत में है। जोतों की संख्या का प्रतिशत, दोनों ही प्रतिशत में है, और दूसरा है जोतों के क्षेत्रफल का प्रतिशत, राइट? क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो ये ले लेते हैं। जोतों की संख्या का प्रतिशत 1 हेक्टेयर से कम में है 39.1, उसके बाद 1.1 से 3 में है 35.5, देन आपका है 12.0, देन 8.9, देन 3.5 एंड 1.0, राइट? अब आप इसको टोटल करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में है डाटा तो ये कंप्लीट 100 आएगा। अगर ये 100 नहीं आता, इट मीन्स somewhere we have done some mistakes। ठीक है, तो हमें दोबारा चेकआउट करना पड़ेगा। जोतों का क्षेत्रफल प्रतिशत में है 6.9, फिर है 24.1, 17.2, 22.9, 17.3, 11.6। This is also complete 100%, right? अब हमने क्या करना है? जो हमने करना है वो हम देखते हैं। आगे की ओर बढ़िएगा। इसमें क्या होता है बेटा? हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यों दिखाते हैं? एक आंसर तो यही आ गया कि जो हमारा लैंड का साइज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो उसमें हम क्यूमुलेटिव दिखाएंगे। दूसरा, हम एक स्टेप से बढ़ के, यानी इतने में इतना है, फिर जब ये इतना साइज बढ़ गया, यहां से 1 से 3 की ओर बढ़ा तो ये इतना हो गया, तो हम इसका क्या लेंगे? संचयी प्रतिशत। इसीलिए हम इस पर संचयी प्रतिशत को ही डिनोट करते हैं,
दर्शाते हैं। ठीक है, अब संचयी प्रतिशत हमने दोनों का ही लेना है, इसका भी और इसका भी। तो हम फर्स्ट को x मान लें और इसको y मान लें। तो x का संचयी प्रतिशत यानी जोतों की संख्या का प्रतिशत कितना है, पहला तो 39.1 है ही सेम। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें, जितना आएगा। तो अगला हमारा आ गया 74.6। देन कितना है 86.6, क्योंकि इसमें ये जुड़ गया, 74 में ये जुड़ेगा 12, तो कितना आ गया 86.4। अब इसमें 8.9 जोड़ दो तो वो हमारा कितना है 95.5, 99.0 और लास्ट वाला कितना आ गया 1 है ना, तो 100.0। अब ये y सीरीज यानी जोतों के अक्षेत्र का प्रतिशत, क्लियर। वो कितना है 6.9, फर्स्ट वाला तो है 1 से कम में, 1 से 3 में कितना हो जाएगा 6.9 में, ये आ गया आपका 6 और 4 10 और 1 11, तो ये आपका हो गया 31। इसको जोड़ देंगे, इसमें ये जुड़ेगा तो 2 8 और 48.2। नेक्स्ट आपका फिर इसमें ये 22.9 जुड़ता है तो वो आपका आ गया 71.1, देन 88.4 और लास्ट वाला कितना आ गया 100। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, इससे लॉरेंज कर्व बनाएंगे। तो कैसे बनाना है चलिए देखते हैं, और उससे हमें क्या पता चलेगा, राइट। आप ग्राफ पेपर पे कोई भी 2 लाइंस ले लीजिए, ऐसा नहीं है कितनी लंबाई की लें। तो ये लाइन आपकी होती है एक्स एक्सिस, ये आपकी होती है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाते हैं, मतलब जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो हम उसको किस पे दिखाएंगे, फर्स्ट हम दिखाएंगे नीचे की ओर जोतों की संचयी जोतों का प्रतिशत, यानी संचयी जोतों का प्रतिशत इस लाइन पे हमने दिखाना है। इस पे हम क्या दिखाएंगे, संचयी, दिखाई दे रहा होगा आपको, संचयी अक्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है, अब पहला हमारा क्या है संचयी जोतों का प्रतिशत। अब दोनों में ही कैसे भी ले लो आप, तो ये लाइन हमें 10 तक लेकर जानी है, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव है। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ऐसे ही आपने इधर लेना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज है तो नेचुरल है कि किस तक जाएगी 100 तक, क्योंकि ये भी 100 तक है ना। 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले सकते हो, 70 80 90, और ये हम थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे, ये आपका आ गया 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे सीधा इसको इधर ले जाते हैं और इस पर लंब डालते हैं, इसको हम पूरा स्क्वायर में बना लेते हैं, राइट। अब हम इसको मान लो x भी 0 है और y भी 0 है, तो हम डाटास को पूरा लेते हैं, तो वो हमारा, हम यहां से चलते 0 से मान के, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भिन्नता है ही नहीं जब हम शुरू से चले हैं। तो हम इन दोनों को मिलाते, ये हमारा आ गया एक्चुअल वितरण रेखा, मतलब एक्चुअल में क्या है कि एक्स वाई में कोई भिन्नता नहीं है। ये हमारी आ गई लाइन ऑफ, लिख लें, लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमने दिखाना है वो हमने दिखाना है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी है लाइन ऑफ इक्वल, बराबर का वितरण, क्योंकि हमने 0 से मान के चले तो हम ये मानते हैं कि x और y दोनों सीरीज कंप्लीट बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमने निकालना है जैसे हमें डाटा शो करेंगे, क्लियर। तो अब देखते हैं कैसे निकालना है। ये लाइन ले ली होगी आपने। अब इसके बाद चलिए, संचयी जोतों का प्रतिशत कितना है 39.1, ये यहां आ गया आपका 39, इस पर कितना है 6.9, तो 6.9 हम यहां डॉट लगा लेंगे, ये आ गया। उसके बाद है 74.6, कितना आ गया 74.6 पे कितना है 31, ये 74 का आता है 31,
तो लगभग हमारा ये आ गया। ग्राफ पर आप करेंगे तो एक्चुअल आएगा 86.6 पे 48, ये आपका लगभग ये आ गया, राइट। 48.2, 95 पे 71.1, 95 पे, और ये 71.1 ये है। फिर 100 पे आपका 100 है, ये 100 और ये 100। अब हम क्या करते हैं, जो हमने डाटास को डॉट से रिप्रेजेंट किया है उसको हम फ्री हैंड कर्व से मिला देते हैं। ये फ्री हैंड कर्व, ध्यान रहे बच्चे स्केल का यूज करते हैं एंड दैट इज रॉन्ग। क्लियर। अब ये क्या है, ये तो हमारी इक्वल थी, ये आई लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके बीच, अब इससे हमें क्या पता चला कि कितना फैलाव है। जितनी ये लाइन इससे दूर होगी, किससे, वास्तविक वितरण, समवितरण रेखा से वास्तविक वितरण रेखा जितनी दूर होगी, इसका मतलब हमारे आंकड़ों में फैलाव उतना ही ज्यादा है। ये इतना है तो ये देखो बीच में ज्यादा है, फिर कम हो गया, ये फैलाव को दिखा रहा है। ठीक है। ये अगर आप ये सोच रहे होगे कि जी बिल्कुल ही ऊपर आ जाए तो इसके ऊपर आ सकती है, यस आ सकती है। जब एक साइज का होल्डिंग हो, डाटा एक साइज का होगा तो बिल्कुल ऊपर। वो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी कि किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, वितरण बिल्कुल एक्चुअल है। क्लियर। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके माइंड में कि जी ये क्या इसको ऐसे काट सकती है जिगजैग में? वो नहीं काट सकती। क्यों? अब आप सोचिएगा क्यों नहीं काट सकती। प्यारे बच्चों, वो इसलिए नहीं काट सकती कि पहले ही हम जहां से स्टार्ट हुए वो हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम जब 0 से स्टार्ट हुए तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हम मान के चले कि दोनों चरों में कोई भिन्नता नहीं है, वो बिल्कुल बराबर है। अब उससे हमने देखना है कि वो कितना है भिन्नता। वो भिन्नता ये लाइन दिखाएगी। और ये कट क्यों नहीं करती? ये कट इसलिए भी नहीं करती क्योंकि हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिखा रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव में जब हम एक स्टेप बढ़ते हैं, एक चला दूसरा, तो वो जुड़ते चले जाते हैं हमारे। तो जब हम जुड़ेंगे तो जितना एक स्टेप जुड़ा, धीरे से चले, फिर हम तेज हो गए तो वो बढ़ गया, तीसरा उससे ज्यादा, चौथा उससे ज्यादा, फिर हम धीरे धीरे हो गए तो वो क्यूमुलेट होता चला गया, जुड़ता चला गया। तो ये इसलिए इसको क्रॉस भी नहीं करती है। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आए होंगे दोनों टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में करने के लिए दिया जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा और इसको ग्राफ पे बनाना है। ऊपर आपका हेडिंग आ जाएगा बच्चों इसमें लॉरेंज कर्व। ठीक है। और बाकी हमने सारा लिखा हुआ है, ये आपने इसे बनाना है। जो सामने वाला पेज है उस पे आप ये बनाओगे प्लेन पेपर पे। जो हमारा लाइन वाला पेज होता है प्रैक्टिकल में, उस पे आपने ये लिखना है और कैसे निकाला, क्यों निकाला, क्या लॉरेंज कर्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा आपने डिस्क्राइब करना है ताकि आप प्रैक्टिकल में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जी फिर इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू है ना, हमें वितरण के बारे में, किसी भी चीज के फैलाव के बारे में पता चलता है कि वो किसी मुख्य चीज से, मुख्य धारा से कितनी दूर या कितनी पास है। ठीक है। जिससे हम जब कोई पॉलिसी निर्धारित करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको कंसीडर करते हैं, वो हमारी हेल्प करता है। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा ये अपकिरण वाला सेकंड चैप्टर जो है ये यहीं कंप्लीट होता है। इसके हमारे 2 लेक्चर्स थे। एक आपने पहले लेक्चर में देखा था मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। आज हमने किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंज कर्व। आप इसे रिवाइज करते रहिएगा और प्रैक्टिकल शीट प्रिपेयर कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।